की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के 6 फरवरी के सभी शिफ्टों के 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न हमें स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं जिनका आज एग्जाम था। तो जितने भी प्रश्न मिले हैं वो रियल प्रश्न हैं और 5 फरवरी का रिव्यू जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए, आपके आने वाले शिफ्टों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके कौन हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपकी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी एक आत्मकथा थी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, और इसके बाद मेरे राजनीतिक गुरु और ग्राम स्वराज, ये महात्मा गांधी की कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक थी? तो यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है, तो ये किसकी थी? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है ये आपकी सबसे अधिक थी 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पे ये टॉप 4 स्टेट्स दिए गए हैं जिसमें पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश जो आपका प्रश्न पूछा गया था, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है इसमें। अगर हम इसमें जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत की 16.49% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, जो कि 19,95,81,477 है। ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है एग्जैक्ट डाटा भी। वहीं महाराष्ट्र की 11,23,72,972 जो कि 9.28% है, और बिहार की 8.58%, 10,38,04,637, और पश्चिम बंगाल की 7.55% जो कि 9,43,47,436 ये जनसंख्या है। वही लिटरेसी रेट में आप सभी को पता ही होगा, केरल सबसे आगे है, और उसमें सेक्स रेशियो में भी केरल जो है वो टॉप पे है। सेक्स रेशियो में सबसे बॉटम पे हरियाणा है, और लिटरेसी रेट में सबसे कम पे बिहार है। ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, तो उससे पहले बता दें कि करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ऑलमोस्ट सभी प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, क्योंकि प्रश्न इस वजह से बन रहे हैं यहाँ से। इस बुक की खासियत हम आपको जब हम ग्रुप डी का रिव्यू करा रहे थे तब भी मैंने बताई थी, और अभी जब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो पहले ही हम जनवरी से ही बोल रहे हैं कि आप लोग इस बुक को ले लीजिए। ज़्यादा पेज नहीं है, मात्र 120 पेजेस थे जो करंट अफेयर के लिए इनफ होते हैं। इसमें हमने मंथ वाइज करंट अफेयर कंपाइलेशन दे रखा है 1 लाइनर फॉर्मेट में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, स्पोर्ट्स का सेक्शन अलग दे रखा है, साथ में 250+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। जो आपके डायरेक्ट प्रश्न बन रहे हैं वो प्रैक्टिस के लिए हमने इसमें 250 इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए हैं। और प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल रखा हुआ था मैंने, मात्र 39 रुपये इसका प्राइस रखा है। तो अभी भी जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम्स है वो इसे परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर की ई बुक, स्टैटिक जीके की ई बुक तो एसएससी वाले स्टूडेंट्स ज़रूर परचेज कर लें, क्योंकि उनके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे हम ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कजरी मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक गायन शैली है? तो कजरी की अगर हम बात करें तो ये जो लोक गायन शैली है ये उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी का भाग नहीं है? तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से जो भी आपके ऑप्शंस पूछे गए हों, लेकिन ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए मुझे, तो यहाँ पे हम हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें से जो 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं इसमें शामिल, जिसमें आता है ट्रांस हिमालय जिसे हम तिब्बत हिमालय कहते हैं, बृहद हिमालय जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, और लघु हिमालय जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, और शिवालिक जिसको वह हिमालय यानी आउटर हिमालय कहते हैं। ये आपकी 4 समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमालय की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा जो और ऑप्शंस दिए गए होंगे वो आपका वहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। तो ये आपको याद रखनी है कि कौन सी 4 समांतर पर्वत श्रृंखलाएँ हैं हिमालय की।
आगे बात करते हैं, एक और प्रश्न पूछा गया था आपका स्पोर्ट्स से था, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है। देखिए वॉलीबॉल में जो सर्विस होती है उसके कई प्रकार होते हैं, वहाँ पे कौन सा प्रकार पूछा गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर एक बार कन्फर्म करा दीजिएगा। वॉलीबॉल में देखिए ये अंडर आर्म, ये सबसे फेमस, ओवरहेड, जंप, जंप फ्लैट और साइड आर्म के सर्विस के प्रकार हैं। इनमें सबसे सामान्य और शुरुआती स्तर पे जो हम यूज करते हैं वो अंडर आर्म और ओवरहेड सर्विस यही आपके करते हैं। देखो अंडर आर्म, ओवरहेड, जंप और जंप फ्लोट, साइड आर्म, ये प्रमुख सर्विस होती हैं जो होती हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका ज़रूर वहाँ पे अवेलेबल होगा। अगला आता है इनवी स्टेट्स इंडिया रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तो जो इनवी स्टेट्स इंडिया रिपोर्ट है ये आपकी मौसपी मंत्रालय जो है वो करता है, यानी कि एनवायरमेंट स्टैटिक्स इंडिया, जो एनवायरमेंट स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट होती है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, जिसको हम मौसपी के नाम से जानते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत इस मिनिस्ट्री, मतलब ये मौसवी का फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होता है, कभी कभी इसी फुल फॉर्म को पूछ भी लिया जाता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको जारी करता है। तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस है इसको प्रतिवर्ष जारी करता है। इसके बाद आगे चलें तो आगे प्रश्न आता है, गंगा दशहरा का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा का जो त्यौहार है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, ज्येष्ठ के महीने में। और तिथि कौन सी होती है, तो ये तिथि जो होती है ये आपकी 10वीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल पर लगे सेप पेलोड का उद्देश्य क्या था। तो बेसिकली यहाँ पे सेप का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो चंद्रयान 3 के प्रपल्सन मॉड्यूल यानी कि जो पीएम पर लगा सेप था उसका जो फुल फॉर्म था स्पेक्ट्रो पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। पेलोड का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करना था। तो जो प्रपल्सन मॉड्यूल होता है उस पर जो शेप लगा था उसका ये फुल फॉर्म आपको पूछा गया था, स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये इसका फुल फॉर्म था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए गए 20 रुपये के सिक्के का वजन कितना था। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ लिया है जीके में, तो 3 दिन के रिव्यू में काफ़ी खतरनाक प्रश्न भी देखने को मिले हैं। वजन जो था वो 8.54 ग्राम सिक्के का वजन है। आकार की अगर हम बात करें तो 12 किनारों वाला यानी कि डॉडकोगन इसको कहते हैं। व्यास जो यानी कि रेडियस है वो 27 सेंटीमीटर था इसका, डायमीटर। और रंग की बात करें तो बाहरी रिंग सिल्वर और बीच का हिस्सा गोल्डन यानी कि हल्का सुनहरा रंग का ये होता है। सिक्के की अगर हम ढलाई की बात करें तो टकसाल यानी कि मिंट्स जो भारत में उपस्थित हैं वो आपकी मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नोएडा में ये आपकी टकसाल यानी कि मिंट्स जो हैं वो उपस्थित हैं। नोट जारी करना तो आरबीआई केवल करेंसी नोट जारी करता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करता है। इसके साथ सिक्के जारी करने की जो जिम्मेदारी होती है वो वित्त मंत्रालय की होती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में दोबारा यानी कि द्वितीय चरण में शुरू किया गया था। तो ये आपका आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका पहला चरण जो था यह 1930 में डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद इसे रोक दिया गया। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, आपको पता होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी 1930 में, 1931 में और 1932 में। इसको स्थगित, गांधी इरविन समझौता 1931 में यही हुआ था कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेंगे। साथ में जो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगी 1931 की दूसरी, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इसके बाद स्थगित कर दिया गया था और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो तीनों मीटिंग ऐसी थी, किस व्यक्ति ने अटेंड की, तो BR अम्बेडकर जी जो थे 1930, 1931 और 1932 की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं।
आगे इसका देखें, दूसरा चरण जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जब महात्मा गांधी लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटे तो उन्होंने 1932 में से फिर से शुरू कर दिया था। तो मैंने बताया ऊपर, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में लंदन में भाग लिया था। यह आंदोलन धीरे धीरे धीमा हुआ और 1934 में आधिकारिक रूप से इसे वापस ले लिया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस से क्या घटाने पर साधन लागत यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो फिजिकल कॉस्ट होती है वो प्राप्त होती है। तो इसका होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये हमें प्राप्त होता है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये हमें प्राप्त होता है। कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर उत्पादन की अंतिम बिक्री तक वस्तुओं के प्रवाह को प्रबंधित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं ट्रेड लॉजिस्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आता है, सेल्यूकस निकेटर कौन था और उसका राजदूत किसके शासनकाल में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का एक यूनानी सेनापति था और ये जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का एक यूनानी सेनापति था जिसने उसके बाद सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। उसका राजदूत मेगास्थनीज जो लगभग 302 से 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और पाटलिपुत्र में रहा था। तो आपको पता चल गया होगा इससे। तो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 24 घंटे में पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता है? तो 15.5 से 16 बार तक ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो ये हम आपको कई बार प्रैक्टिस सेट में और रिव्यू में भी करा चुके हैं। तो एक सीधी ट्रिक होती है पकानी कुका दयो दसम, जिसमें दसम में जो माँ होता है वो आर्टिकल 61 होता है और उसी से हम महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 में। तो ये दिया गया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 पर राष्ट्रपति महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, जिसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होता है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड के किस शहर में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? तो जो हरिद्वार शहर है वहाँ पे उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में यह जो है वो हर की पौड़ी जो है ये गंगा के पास स्थित है, गंगा किनारे इसको आयोजित किया जाता है। यह हर 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ और हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ पर आयोजित किया जाता है। ये हमने कल भी आपको बताया था और ये आज प्रश्न देखिए फिर से रिपीट होता है, इसलिए हम कहते हैं रिव्यू पूरा देखिए, क्योंकि ये रिव्यू हम बेस्ट रिव्यू करा रहे हैं यूट्यूब पे। क्वेश्चंस तो बता ही रहे हैं, साथ में जो एनालिसिस होता है अन्य क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके आने वाले शिफ्ट में वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो पूर्ण कुंभ जो होता है 12 वर्ष में लगता है और अर्ध कुंभ जो है वो हर 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगर हम इसमें बात करें, कुंभ मेला जो है वो भारत में 4 स्थानों पर यानी कि 4 प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो प्रयाग ये त्रिवेणी संगम है यानी कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है जहाँ पे आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर किया जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर इसको आयोजित किया जाता है और उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर इसको आयोजित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंभ से जब से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हुए एमटीएस के डेली प्रश्न बन रहा है और यहाँ से भी ज़रूर प्रश्न बनेगा, तो इनको याद कर लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध शालीमार गार्डन लाहौर का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहाँ के द्वारा इसका शालीमार गार्डन लाहौर का निर्माण कराया गया था। इस स्टैटिक जीके की ई बुक की बात कर रहे हैं। जब पिछली बार 2025 में एग्ज़ाम हुआ था आपका एमटीएस का, जो 24 वाला एग्ज़ाम था, तब हमने अपनी स्टैटिक जीके की ई बुक कोई लॉन्च की थी, तो उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था। प्यार देने का कारण ये था कि कंटेंट वहाँ से फंसा था, तो उसी को हमने इस एग्ज़ाम से पहले बहुत पहले अपडेटेड करके मार्केट में दोबारा से ई बुक को लॉन्च किया था और अभी भी आप लोग इस बुक को प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों के पास ये ई बुक नहीं है वो परचेज़ कर लीजिए। आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स एसएससी, रेलवे, डिफेंस और जो स्टेट्स एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपके इम्पोर्टेंट रहने वाली है।
चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे आता है महामस्तभिषेक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक राज्य में इसको मनाया जाता है। इसका स्थान क्या है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इसको मनाया जाता है। अवधि इसकी हर 12 वर्ष में एक बार इसको मनाया जाता है। और स्टैचू किसकी है? तो गोमतेश्वर बाहुबली जी की ये स्टैचू है, जहाँ पे इसको श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है। किस प्रकार की खेती में रासायनिक कीटनाशकों और कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग से बचा जाता है और केवल कार्बनिक खाद जैसे कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है? तो ये आपकी होती है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम कहते हैं। पौधे के मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त जल यानी कि एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालते हैं? तो ये आपका ट्रांसपिरेशन होता है, जिससे ज़्यादा जल जब हो जाता है एक्सेसिव वाटर तो उसको बाहर निकाला जाता है। अगला प्रश्न आता है, पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान आप सभी लोगों ने पढ़े ही हैं और मैंने कई बार पढ़ाए हैं। पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट होती है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया जाता है 1951 से 56 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 56 से 61 तक, जिसमें हम किस पे जोर देते हैं? तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण, तीव्र उद्योगीकरण पर जोर देते हैं। तो उसी को फॉलोअप करते हुए 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए विदेशियों के कुछ कंट्रियों की सहायता से, जिसमें कौन कौन सा था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़, सोवियत संघ रूस की सहायता से, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा पश्चिम बंगाल जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 स्थापित किए गए। जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसको स्थापित किया गया था 1961 से 1966 के समय सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। तो ये थे आपके 6 जनवरी के रियल और 100% ऑथेंटिक प्रश्न जो आपके आज पूछे गए थे तीनों शिफ्टों में। बाकी आप लोग बुक के लिए बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। PDF हम आपको वहीं प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द 1K का टारगेट पूरा कराएँ और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।